ये मोल कॉन्सेप्ट का कौन सा थर्ड लेक्चर है या सेकंड लेक्चर है? लेक्चर थर्ड लेक्चर है। तो सपोज कीजिए कि क्लोरीन का जो हम लोग 35.5 AMU, तो ये जो 35.5 जो आ गया फ्रैक्शन में, तो ये 35 पॉइंट, चूँकि एक प्रोटॉन या 1 न्यूट्रॉन का हम लोग 1 AMU मानते हैं, तो अगर आइसोटोप एग्जिस्ट नहीं करता तो AMU के टर्म में एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट का ऐसा होना चाहिए था। मान लेते हैं कि कोई भी एलिमेंट A है, करेक्ट, एनी एलिमेंट है, तो इसका एटॉमिक मास इंटीग्रल वैल्यू इनटू AMU होना चाहिए था। दिस शुड बी व्हेन इफ देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोटोप। अगर आइसोटोप एग्जिस्ट नहीं करता तो AMU के बाद यहाँ पे इंटीग्रल वैल्यू होना चाहिए था। सर क्यों इंटीग्रल होना चाहिए था? तो यहाँ पे इंटीग्रल होने के पीछे का बजाय, मान लेते कोई मेरा एलिमेंट X है, तो हम लोग एक काम करते और एक क्या रहता, एटॉम हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मास ऑफ द एटम। बातों को समझिएगा भार्गव। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मास ऑफ द एटम? सर मास नंबर, न्यूक्लियॉन्स। और न्यूक्लियॉन्स किसे बोलते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर तो ऑलवेज इंटीग्रल में बताएंगे, राइट? तो अब मास नंबर तो ऑलवेज इंटीग्रल वैल्यू रहेगा ना, तो कॉमन सेंस की बात है। मास नंबर कभी बोलिएगा 20.2। नंबर ऑफ पार्टिकल को काउंट कर रहे हैं, तो पार्टिकल जब भी काउंट करेंगे तो 2 पार्टिकल, 4 पार्टिकल, 10 पार्टिकल ऐसे बोलेंगे, करेक्ट? तो यहाँ पे एटॉमिक मास इक्वल टू क्या लिखते हैं? मास नंबर लिखते, मतलब किसी भी पार्टिकुलर एलिमेंट का मास नंबर इनटू AMU। सर AMU क्यों? तो मेरा सेंटेंस क्या था? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मास ऑफ द एटम? सर जो न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल रहता है, कौन रहता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास मोटा मोटी सेम मानते हैं। और कितना मानते हैं? 1 AMU के बराबर, राइट? तो उस तरीके से तो ऐसा होना चाहिए था, A इंटू, अगर हम लोग एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट X का बात करते तो A इंटू AMU ऐसे होना चाहिए था, ठीक है, लाइक दिस। बट किसी किसी का नज़र आता है ऐसे। इसका मतलब हम लोग क्या, किसी का ऑडियो डिस्टर्ब हो रहा है? ऑडियो म्यूट कर लीजिए। तो स्टूडेंट अपना ऑडियो म्यूट कर लीजिए, जिनका भी डिस्टर्ब हो रहा है। तो एक्चुअल में यहाँ पे फ्रैक्शन में होने का मेन वजह क्या है? इसका मतलब नोट करके लिख सकते हैं कि सर इफ एटॉमिक मास ऑफ एनी एलिमेंट इन टर्म्स ऑफ AMU आर हैविंग द फ्रैक्शनल वैल्यू, इसका मतलब है कि डैम श्योर उसका आइसोटोप एग्जिस्ट कर रहा है। और एवरेज निकाल रहे हैं, जो यूज कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? एग्जैक्ट किसी का या उसका एवरेज वैल्यू निकाल रहे हैं? एवरेज वैल्यू निकाल रहे हैं। एग्री? लिखिए, इफ atomic mass of any element in terms of AMU has the fractional value it means that element has isotopes and this given atomic mass
इज द एवरेज ऑफ आइसोटोप। मतलब ये मैंने पैराडॉक्स क्लियर किया कि किसी का भी एएमयू में एटॉमिक मास अगर फ्रैक्शनल वैल्यू है, इसका मतलब है कि उस एलिमेंट का आइसोटोप एग्जिस्ट कर रहा है, और जो लिखे हैं उस सारे आइसोटोप का एवरेज वैल्यू लिखे हैं। ठीक है, पिछले क्लास में बताए थे ना क्लोरीन का प्रूफ करके, Cl35 का 75% था और Cl37 का 25%, तो एवरेज निकाले थे मैंने 100 कोई सैंपल लिए थे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, वहाँ से ज़्यादा समझ में आएगा। इसको यहाँ तक समझ में आ गया बातों को एवरीवन? ओके। यहाँ देखिए, मान लेते हैं कि इसका 98% है, कार्बन 12। कोई मैंने एक सैंपल लिया कार्बन का और उसमें C12 है 98% और C14 है 2%। करेक्ट एवरीवन? और तब इसका एवरेज एटॉमिक मास पूछ रहे हैं। एवरेज कैसे निकालिएगा? पिछले क्लास में बताए थे ना, क्या करना है, इसका ऐसे होना चाहिए था 12, तो 12 इंटू 98, करेक्ट, 98 इंटू 12, मतलब अगर मैं 100 एटम पकड़ा इस सैंपल में से, तो 100 एटम में से 98 एटम इसका रहेगा और 2 ही एटम इसका रहेगा, तो 98 इंटू इसका अब प्लस 2 इंटू 14 और डिवाइडेड बाई टोटल कितना आइटम लिए हैं 100। देखिए तो कितना आता है आंसर। क्या बोले, जोर से बोलिए। ये वाला कौन सा फॉर्मूला? ये कौन सा? पिछले क्लास में बता तो रहे थे, ये मैंने पिछले क्लास में दिया था ना कि ऐसे निकालना होता है, समझाया था कि ऐसे निकालते हैं। इसको यहाँ पे फार्मूला मैं अभी कंक्लूड करूँगा। ठीक है, फार्मूला पे मजा, सब कुछ का फार्मूला नहीं हो सकता। कुछ समझा रहे हैं, हर एक चीज़ का फार्मूला होगा या कुछ यूनिट। जैसे अब यहाँ पे 1 कलम का दाम 5 रुपया है, तो 10 कलम का दाम क्या, आप बोलेंगे इसका फार्मूला क्या है, समझा रहे हैं ना, वही तो फार्मूला हो गया आपके लिए। हर एक चीज़ का फार्मूला नहीं हो सकता है, कुछ कॉन्सेप्ट भी रह सकता है। इसलिए जैसे समझाते हैं प्लीज़ उसके अकॉर्डिंग चलिए, बाद में कंक्लूड करेंगे। पहले सीखने की कोशिश कीजिए। सीखने पर अगर कम ध्यान देंगे, ज़्यादा फार्मूला को पकड़ते रहिएगा तो नहीं सीख पाइएगा चीज़ों को। साइंस है, राइट? ये बात समझ में आया? ठीक है, अब फार्मूला अगर जानना चाहते हैं तो देखिए, फार्मूला तो 1 मिनट में लिख लेंगे। अब यहाँ से फार्मूला बना लेंगे ना, कैसे? एवरेज एटॉमिक मास इक्वल टू क्या बनेगा? एवरेज एटॉमिक मास इक्वल टू परसेंटेज ऑफ, इसका मतलब क्या समझते हैं, जो मिलता है नेचर में, राइट, इनटू दिस इज द फार्मूला। ये किसके लिए मैंने लिखा? अगर किसी भी एलिमेंट का, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑनलाइन के बच्चे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि किसी भी एलिमेंट का अगर आइसोटोप एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका रिलेटिव एटॉमिक मास निकालने का तरीका है कि परसेंटेज ऑफ एबंडेंट, मतलब दिया रहेगा ना 75%, 80%, राइट, इनटू उस पार्टिकुलर का रिलेटिव एटॉमिक मास का समेसन, राइट, और डिवाइडेड बाय, परसेंटेज में काम कर रहे हैं मतलब 100 में काम कर रहे हैं तो डिवाइडेड बाय 100। तो दिस इज द फार्मूला। बट फार्मूला बाद में लिखेंगे, पहले चीज़ों को समझेंगे, राइट? इसको भी लिख लीजिए।
एक प्रॉब्लम बनाइए तो लिखिए, बोरॉन अकर्स इन नेचर, बोरॉन occurs in nature in the form of two isotopes. इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और आइसोटोप का तो जानते ही होंगे, बिकॉज आप लोगों को तो इतना पता होगा कि आइसोटोप का मतलब एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट। तो B10 एंड B11, राइट। व्हाट आर द परसेंटेज ऑफ एबंडेंस, व्हाट आर द परसेंटेज ऑफ of two isotopes in a sample of boron if average atomic mass is 10.8। सॉल्व कीजिए तो इन दोनों का एवरेज वैल्यू दिया हुआ है, तब इसका परसेंटेज पूछ रहा हूँ। इसका कितना परसेंट नेचर में रहा होगा और इसका कितना परसेंट नेचर में रहा होगा। एनीवन जिनका आंसर आ गया? देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। मान लेंगे लेट परसेंटेज ऑफ B10 इक्वल टू x, तो परसेंटेज ऑफ B11 कितना रहेगा। 100 में काम कर रहे हैं तो दो ही है, तो एक का परसेंटेज x रहेगा तो दूसरे का 100 माइनस x रहेगा। बजाय मिनिमम से मिनिमम वेरिएबल कोशिश करते हैं, तो अब एक करने से मेरा एक ही वेरिएबल रहा ना x का वैल्यू निकल गया तो दोनों का परसेंट निकल गया, करेक्ट। अब उसके बाद एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास इक्वल टू फार्मूला क्या था, अभी जस्ट इस फार्मूला पर बैठाइए।
तो x इंटू क्या 10 लिख सकते हैं, हो गया किसका, इसका। अब प्लस 100 माइनस एक्स इंटू 11 लिख सकते हैं, दो ही था तो दो ही का सम होगा, और डिवाइड बाई कितना 100। और इसका वैल्यू दिया हुआ है ना एवरीवन 10.8 इक्वल टू 10x अब प्लस 1100 और माइनस 11x और डिवाइड बाई 100। क्या यहाँ से x निकल जाएगा, सॉल्व कर लीजिए। सबको समझ में आ गया सॉल्यूशन। तो x का वैल्यू कितना है, 80% आया है। कैलकुलेशन करना पड़ेगा और बहुत फास्ट करना पड़ेगा। ये x तो यहाँ पे 80% होना चाहिए, 20 होगा क्या, वही तो। इसका मतलब परसेंटेज ऑफ B10 है 80%, तो परसेंटेज ऑफ B11 कितना रहेगा 20%, ठीक है ना। तो आज के बाद अगर किसी भी आइसोटोप का, किसी भी एलिमेंट का अगर आइसोटोप एग्जिस्ट हो रहा है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट किसी भी एलिमेंट का अगर आइसोटोप एग्जिस्ट करता है तो क्या हम लोग उन सारे का एवरेज एटॉमिक मास का अगर एग्जाम में आएगा तो निकाल पाएंगे इस फार्मूला से। फार्मूला क्या हुआ भार्गव, परसेंटेज ऑफ एबंडेंट इनटू व्हाट, एटॉमिक मास, पार्टिकुलर एलिमेंट का सबका सम करते चले जाएंगे, राइट। 3 आइसोटोप रहेगा तो तीनों का परसेंटेज ले लेंगे। सपोज कीजिए कि मेरा है H1 H2, ये भी तो एक आपस में आइसोटोप है, इसका परसेंटेज इसका परसेंटेज इसका परसेंटेज पता रहेगा तो निकाल पाएंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन तो बन जाएगा ना। अब प्लस इस पैराडॉक्स, कुछ होता है ना पैराडॉक्स, मतलब क्या वजह है कि ऐसा हुआ, तो इस बात का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सबको कि फ्रैक्शनल वैल्यू क्यों रहता है जबकि नहीं रहना चाहिए था इन टर्म्स ऑफ एएमयू। फिर सर फ्रैक्शनल वैल्यू का मतलब है कि हम लोग आइसोटोप एग्जिस्ट कर रहा होगा, उसका एवरेज लेकर काम कर रहे हैं, करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल जो घर में आप NaCl कॉमन सॉल्ट यूज करते हैं नमक खाने में, उसमें सिर्फ NaCl नहीं होता है भाई, KCl भी थोड़ा मात्रा में रहता है। एक्चुअली वो हम निकाल रहे हैं विदाउट यूनिट द कंपेरिजन रिलेटिव एटॉमिक मास, उसमें एम लगा देंगे तो एटॉमिक मास हो जाएगा। पिछले क्लास में बताए तो थे किसका क्या मीनिंग होता है, इसलिए देखिएगा इसमें मैंने यूनिट नहीं दिया है, एम ही नहीं लगाया हूँ। तो अभी मैं क्या निकाल रहा हूँ, रिलेटिव एटॉमिक मास। बट रिलेटिव एटॉमिक मास इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट किसी का मैंने बोल दिया 30, ये एलिमेंट है और 30 लिख के छोड़ दिया, तो ये नहीं बोलना है सर आपने इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दिया। अब आप पे छोड़ दिया, समझाने के बाद तो आप पे छोड़ दिया हूँ ना। ये तीनों का मतलब आपको पता है, विदाउट यूनिट रिलेटिव एटॉमिक मास, AMU 1 एटम का मास, ग्राम 1 मोल एटम का मास। अब एक ही बात तो बार बार नहीं बोलेंगे, अब ये मेरी मर्जी है, अगर मैं यही निकाल के दे दिया तो बाकी आपसे नहीं निकल जाएगा। एवरीवन ऑनलाइन के बच्चे, हाँ बोलिए। ट्वेंटी आया था, x इंटू 10 अब प्लस 100 माइनस एक्स इंटू, एक बार देख लेते हैं 11 और डिवाइडेड बाई, और x किसका माना है B10 का ना। ओहो 20% है नहीं,
ओके, तो इसका मतलब परसेंटेज ऑफ, कहीं पे मिस्टेक तो नहीं हो रहा है, 10x माइनस 11 माइनस एक्स, तो ये हो गया, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 20%, इसका 20%, तो परसेंटेज ऑफ B11 कितना आएगा 80%। ओके, लिख लीजिए जो आंसर आया। तो यहाँ के बाद तो आप सॉल्व कर सकते हैं, ये तो सिंपल सा मैथमेटिक्स है। चलिए तो इस टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा। अब यहाँ लिखिएगा, ध्यान से देखिएगा, RMM फुल फॉर्म क्या होगा, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। अब रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास को आपको समझने के लिए सबसे पहले समझना पड़ेगा कि एटॉमिसिटी क्या होता है। इसको मैं लिखवाऊंगा, पहले इसको समझिए। एटॉमिसिटी क्या होता है, तो मैं सपोज कीजिए कि मैंने समझाने के लिए H2SO4 लिख दिया, करेक्ट। क्या नाम है इसका, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का अगर 1 मॉलिक्यूल आप लेते हैं, 1 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, करेक्ट, इसके 1 मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन का कितना एटम होगा, बता तो सकते हैं ना कि इसके 1 मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन का कितना एटम है। 2 है। ऑक्सीजन का कितना है, 4 है। सल्फर का कितना है, 1 है, राइट। तो जितना किसी एक पार्टिकुलर मॉलिक्यूल में किसी एलिमेंट का जितना एटम रहेगा, वही उस एलिमेंट का, उस मॉलिक्यूल का में एटॉमिसिटी कहलाएगा। नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट प्रेजेंट इन ए गिवन मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एटॉमिसिटी ऑफ दैट एटम, एलिमेंट, ठीक है। इसका मतलब है कि यहाँ पे एटॉमिसिटी ऑफ इस कंपाउंड में एटॉमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन क्या रहेगा, 2 रहेगा, राइट। एटॉमिसिटी ऑफ सल्फर क्या रहेगा, 1 रहेगा। एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन क्या रहेगा, 4 रहेगा। तो देखिए, इसको एक लाइन लिख लेते हैं डिफिनेशन में। number of atoms, number of atoms present in 1 molecule is called atomicity of that element in a given compound. ठीक है। हो गया ना, याद रहेगा। किसी का ऑडियो डिस्टर्ब हो रहा है भाई, अपना ऑडियो म्यूट कीजिए।
ओके एवरीवन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4। इसी एग्जाम्पल को लेकर समझते हैं। तो इसका एक मॉलिक्यूल का मास यहाँ देखना है। तो ये मॉलिक्यूल बना है किससे? किसी का मास अगर निकालना है, सपोज कि आपने कुछ सामान बनाया, राइट, और उस पूरे का आपको मास बताना है, तो जो जो सामान लगा है उस सब का मास इंडिविजुअल जोड़ कर ऐड कर दीजिएगा। तो इसका वन मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 किससे किससे बना है बोले तो? हाइड्रोजन का 2 एटम, सल्फर का 1 एटम और ऑक्सीजन का 4 एटम। तो हाइड्रोजन का 2 एटम का मास और सल्फर का 1 एटम का मास और ऑक्सीजन का 4 एटम का मास अगर जोड़ दें तो इसका वन मॉलिक्यूल का मास निकल जाएगा। करेक्ट है ना? यस। तो क्या हम लोग मास इसको ऐसे कर सकते हैं 2 × 1? हाइड्रोजन का एटम 2 है और हाइड्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास कितना है? 1 है, राइट? यही तो रेफरेंस लेके चले थे 1। अब प्लस सल्फर का 1 एटम है, सल्फर का रिलेटिव एटॉमिक मास 32 होता है, बाद में डेटा में दिया रहेगा। सल्फर का रिलेटिव एटॉमिक मास कितना होता है? 32। और ऑक्सीजन का कितना है? 4 इंटू व्हाट? 16। कितना हो गया स्टूडेंट? देखिए तो 98। तो अब समझ में आ गया कि मास ऑफ वन मॉलिक्यूल किसी भी कंपाउंड का निकालने के लिए, और मास बोल रहे हैं तो इसका 2 × 1 AMU लिखे होंगे, रहेगा 1 × 32 AMU रहेगा। मास ऑफ 1 एटम, एटॉमिक मास, नॉट रिलेटिव एटॉमिक मास, तो 98 AMU। करेक्ट? इसका मतलब किसी भी कंपाउंड का, मॉलिक्यूल का मास निकालने के लिए क्या करना है? उसमें सारे एटम का मास को जोड़ देना है। जोड़ने का तरीका क्या रहेगा? उसका एटॉमिसिटी देखेंगे। बहुत आसान सा चीज़ है, सब पहले जानते हैं, बट मैं एज ए टीचर जब शुरू कर रहा हूँ तो हर एक सीक्वेंस को बताते हुए निकलूँगा, ठीक है? तो ऐसे कर देंगे। करेक्ट? इसका मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर CO2 का एक मॉलिक्यूल का मास पूछेंगे तो क्या कीजिएगा जरा आप बताइए। तो यहाँ से सीख कर यहाँ पे मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2 इक्वल टू कितना? 1 × 12 प्लस 2 × 16। AMU। AMU क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक मॉलिक्यूल का बात कर रहे हैं, ठीक है एवरीवन? इसका मतलब एटोमिसिटी तो समझ में आ गया। व्हाट द मीनिंग ऑफ एटोमिसिटी? और नंबर ऑफ ग्राम एटम और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम, डिफरेंट कॉन्सेप्ट या सेम कॉन्सेप्ट? यस। तो इसका नाम क्या? RMM का फुल फॉर्म रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। तो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास क्या है? रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास इज जस्ट ए कंपैरिजन कि कोई भी मॉलिक्यूल कितना टाइम से भारी है, हेवियर है, उसका मास कितना ज़्यादा है। तो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास के लिए मास ऑफ वन मॉलिक्यूल लिखना है ऑफ गिवन कंपाउंड और रेफरेंस क्या लिया गया है? किसके रेस्पेक्ट में कंपेयर करते हैं आज के डेट में? 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12, राइट? तो ऊपर में भी क्या रहेगा? मास और नीचे भी मास और मास का यूनिट खत्म, राइट?
इसका मतलब रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास यूनिट लेस रहेगा। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास क्या रहेगा? यूनिट लेस। यस, और इसका वैल्यू क्या है आपको पता है? इसका वैल्यू क्या है? इसका वैल्यू है ये नीचे वाले का यही 1 AMU कहला रहा है, राइट? पिछले क्लास का तो रिवीजन किए होंगे ना। दिस इज, तो क्या रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ए गिवन कंपाउंड आर डिवाइडेड बाय, क्या 1 AMU बोलते हैं? करेक्ट। चलिए अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या लिखेंगे? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ए गिवन कंपाउंड इसका मतलब यहाँ क्या देखे? इसको बोलेंगे मॉलिक्यूलर मास, राइट? एक मॉलिक्यूल का मास। तो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास में क्या लगा देंगे? AMU से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 1 मॉलिक्यूल का मास। AMU रहेगा मतलब AMU में प्रेजेंट रहेगा मतलब 1 मॉलिक्यूल का मास। और 1 मॉलिक्यूल का मास अगर आपने निकाल लिया, अगर आपने 1 मॉलिक्यूल का मास निकाल लिया तो क्या 1 मोल मॉलिक्यूल्स का मास नहीं निकाल पाएंगे? वी कैन फाइंड आउट 1 मोल का। तो क्या करेंगे? कुछ ऐसा है कि 1 मॉलिक्यूल का मास इतना, तो Na मॉलिक्यूल्स, 1 मोल का मतलब कितना मॉलिक्यूल्स? एवोगाड्रो नंबर के बराबर का मॉलिक्यूल्स। Na मॉलिक्यूल्स का मास कितना? तो इसमें कितना से मल्टीप्लाई करना रहेगा? Na से हाउ मच? या 6.023 × 10⁻23। तो यहां देखिए ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो ये पहले NCERT का एक लाइन का डिफिनेशन बोल देते हैं। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास को क्या लिखा रहेगा? व्हेन रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, एक लाइन लिखा रहता है, बट एक्चुअली उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है? ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज द मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल्स, मतलब इट इज द मोलर मास, राइट? पहला पॉइंट। पहला पॉइंट ये हो गया। सेकेंड पॉइंट, इट इज द मास ऑफ 1 मोल। करेक्ट है ना यहाँ तक? चलिए अब यहाँ देखिए, इसको समझते हैं। मान लेते हैं CO2, तो CO2 का 44 है। अब 44 में कुछ भी नहीं लगाए हैं, मतलब ये क्या है बोलना है भाई? रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास।
और इस CO2 में अगर 44 AMU लगा दिए, मतलब ये क्या है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, राइट, मॉलिकुलर मास, मास ऑफ वन, यस। अब इसी को क्या है, ऐसे लिख सकते हैं, वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2 हैविंग मास 44 AMU। देन Na मॉलिक्यूल इंटू Na लिखेंगे ना, और बाद में क्या हो गया 44 और AMU का वैल्यू पुट कर देंगे 1/Na ग्राम, मैंने 1 AMU का वैल्यू पुट कर दिया। अब बार बार मत देखिए इसको, 2 दिन पहले 4 दिन पहले पढ़ा दिए हैं, तब ये बात याद रहना चाहिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 AMU, राइट, 1/Na आई इंटू Na, Na और Na आपस में कैंसिल, कितना हुआ 44, यस। इसका मतलब है दिस इज द रीजन कि बोला गया था कि व्हेन रिलेटिव मॉलिकुलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, किसमें, इसमें अगर ग्राम लगाएंगे तो ग्राम ठीक है, लेकिन एक इनकम्प्लीट बात था। एक्चुअल थिंग इज व्हाट, इट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, दैट्स वाई इसको हम लोग अगर रिलेटिव मॉलिकुलर मास में अगर ग्राम लगाएंगे तो इट इज व्हाट, इस मोलर मास ऑफ CO2, मतलब इसी को मॉलिकुलर वेट बोलेंगे। मोलर का मास का मतलब नामी है, मोलर मास, मॉलिकुलर मास या मोलर मास, डिफरेंस समझिए। मॉलिकुलर मास मतलब एक मॉलिक्यूल का मास, मोलर मास मतलब 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल का मास, इज इट राइट? अब समझ में आ गया, मोलर मास का मतलब, मोलर मास मतलब मास ऑफ 1 मोल, करेक्ट। यहां देखिए एवरीवन, लिखिए, तो ग्राम मॉलिकुलर मास का ही दूसरा नाम होगा मोलर मास ऑफ कंपाउंड। एटम नहीं बोल रहा हूँ, हम लोग मॉलिक्यूल का बात कर रहे हैं इसलिए कंपाउंड बोल रहे हैं। ऐसी का हम लोग नाम आगे चल के बोल देंगे मॉलिकुलर वेट ऑफ द कंपाउंड, ठीक है, करेक्ट है एवरीवन? चलिए यहाँ देखिए, तो अब इसको एक एग्जाम्पल समझते हैं।
if mass of CO2 sample इज 100 ग्राम, मतलब CO2 का मैंने एक सैंपल लिया और सैंपल का कितना मास है, यस, फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। पहला क्वेश्चन, फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। सेकंड क्वेश्चन, लिख दीजिएगा, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, बोर्ड पे जो भी लिखते हैं सब लिखना है। फाइंड आउट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। फाइंड आउट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। थर्ड, find out number of electron total number of electron present in 100 gram of CO2। यहाँ तक आइए। चलिए पहले बेसिक से चलते हैं। यहाँ देखिए, ये कुछ ऐसा क्वेश्चन है कि मैंने बोल दिया कि एक कलम का दाम 20 रुपीज़ है, तो एक कलम का दाम मान लेते 20 रुपीज़ है, तो 200 रुपये में कितना कलम मिलेगा। तो ऐसे इसको हम क्या कि सबसे पहले यूनिटरी मेथड सॉल्व करने का काम करते हैं, राइट, सिंस एंड देयरफॉर। वैसे ही मेरा क्वेश्चन क्या है, इसमें डेटा दिया रहेगा इस टाइप के क्वेश्चन में, कार्बन का एटॉमिक मास, ठीक है। तो आपको मैंने पूछा कि 100 ग्राम ऑफ CO2 में CO2 का कितना मोल्स होगा। तो सबसे पहले क्या ये बोल सकते हैं ऐसे, 44 ग्राम ऑफ CO2 हैविंग हाउ मेनी मोल्स, 1 मोल, करेक्ट ना। CO2 का मोलर मास कितना था, 44 ना, अभी जस्ट देखे हैं। तो 44 ग्राम ऑफ CO2 का मतलब कितना मोल CO2, 1 मोल। तो 1 ग्राम में कितना मोल रहेगा, 1/44, करेक्ट, ठीक है यहाँ तक। देन 100 ग्राम में 1/44 इंटू 100, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम। चलिए, तो सर वैल्यू तो निकाल लेंगे, लेकिन ये मैंने क्या किया, एकदम बेसिक बात ना, 9th या 10th क्लास के कॉन्सेप्ट लगाकर यूनिटरी मेथड, मोल कॉन्सेप्ट में यूनिटरी मेथड को पकड़ के रखना है। मैं क्या करूँगा, यूनिटरी मेथड से पहले दिखाऊंगा, फिर फार्मूला डेवलप करूँगा। अगर ध्यान से देखेंगे ऊपर में क्या था, इस ध्यान से देखिए ऊपर में क्या है, मास ऑफ द सैंपल, और नीचे में क्या है, मोलर मास, राइट। और वो जो आया है वो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। तो क्या यहाँ से फार्मूला डेवलप हो गया, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू लिख सकते हैं मास बाय मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट ही तो था, राइट। लेकिन ये क्या है, मास ऑफ द सैंपल, करेक्ट, सैंपल। और नीचे में अगर उस सैंपल को ऑब्वियसली अगर मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर रहे हैं, तो जो मोल मिलेगा वो एटम का मिलेगा या मॉलिक्यूल्स का मिलेगा। डिवाइड कर रहे हैं, बात कर रहे हैं मॉलिक्यूल का, मॉलिक्यूलर वेट का, और मोल किसका मिलेगा, एटम का, यस, मॉलिक्यूल्स का मिलेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ व्हाट, मॉलिक्यूल्स।
लर्निंग प्रोसेस में फर्स्ट टाइम में बहुत कुछ बोलना पड़ता है, बोलते बोलते वहाँ रुकते हैं लोग कि हाँ मैं बोल क्या रहा हूँ। कभी क्या पता बस बोल रहे हैं क्योंकि बाकी लोग भी बोल रहा है, ऐसे बोल रहे हैं तो समझ रहे हैं। मैंने मॉलिक्यूल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल क्यों बोला, एटम्स क्यों नहीं बोला, राइट? क्योंकि मैं मॉलिकुलर वेट से डिवाइड कर रहा हूँ, मैं कंपाउंड का काम कर रहा हूँ, नॉट एटम का। करेक्ट। इससे पहले पिछले क्लास में भी एक फॉर्मूला डेवलप किए होंगे, वहाँ पे लिखे होंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स, तो मास ऑफ एलिमेंट लिखा होगा, मास ऑफ कंपाउंड नहीं लिखा होगा। यहाँ पे मास ऑफ मैं क्या लिख रहा हूँ, मास ऑफ द कंपाउंड, राइट। वहाँ पे क्या लिखा होगा, मास ऑफ द एलिमेंट डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मॉलिकुलर वेट। इज इट राइट? चलिए यहाँ तक आइए। तो यहाँ देखिए, कोई एक फार्मूला डेवलप करने का रिक्वायरमेंट था या यूनिटी मेथड से ही आ गया था? यूनिटी मेथड से आ गया। अब क्या इसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं आप? ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं आपको मोल दे दूंगा और मास पूछूंगा, तो मास इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन इंटू वाट, मॉलिकुलर वेट। तो ये कोई नया फार्मूला है क्या, या इसी फार्मूला का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है? ठीक है। अब चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या था एवरीवन? सेकेंड, yes, find out the molecules of CO2 in how much gram? 100 ग्राम, राइट? तो मोल को मॉलिक्यूल, अगर मोल फाइंड आउट कर लिए तो मोल को मॉलिक्यूल्स में निकालने के लिए एक फार्मूला तो बताए थे ना, पार्टिकल को मोल में कन्वर्ट करने के लिए, ये याद है? अगर मैं एक नंबर ऑफ मोल्स का एक फार्मूला भी तो था, नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर, राइट? वो पार्टिकल क्या हो सकता है सर? पार्टिकल कुछ भी हो सकता है जिसका हम लोग बात कर रहे हैं। पार्टिकल एटम भी हो सकता है। ये फार्मूला सिर्फ क्या एटम के लिए अप्लाई होता है, या एक जनरल फार्मूला था? दिस इज फॉर व्हाट? दिस इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल इक्वल टू नंबर ऑफ दैट पार्टिकल डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। वो पार्टिकल क्या हो सकता है सर? एटम का बात करेंगे तो पार्टिकल उस टाइम पे एटम रहेगा। एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, प्रोटॉन भी हो सकता है। जिस पार्टिकल का बात कीजिएगा हर जगह पे फिट बैठ जाएगा, राइट? तो क्या यहां से n इक्वल टू लिख सकते हैं, n इंटू एन ए? आपने n तो निकाल लिया है, हाउ मच, 100/44, इज इट राइट, इंटू एन ए। अब एन ए का वैल्यू पुट करके मल्टीप्लाई कर लेंगे। 100/44 और एन ए का वैल्यू 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, कैलकुलेशन तो हो जाएगा ना? कैलकुलेशन पार्ट आपका, हाँ ना बोलिए भाई। कैलकुलेशन नहीं होगा तो मैं करूँगा, तो बोलना पड़ेगा ना, ऑनलाइन में मुझे कैसे पता चलेगा? सेकेंड, फर्स्ट क्लास किए हैं आप? क्या नाम है आपका? हाँ, लिवानी शर्मा। तो मैंने पहला क्लास में ही बताया था कि मोल क्या है, राइट? याद है? तो मैं बोला था मोल एक नंबर है कितने पार्टिकल का कलेक्शन का, एन पार्टिकल का, राइट? और तब बोला था कि अगर पार्टिकल का नंबर मैं बता दूं तो क्या उसको मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं? सपोज कीजिए मैं ये लिखता हूँ 1 × 10⁻30, ये मेरा नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, राइट? किसका पार्टिकल? कुछ भी पार्टिकल रहा होगा, मुझे नहीं पता है। इस पार्टिकल में कितना मोल है, तो मोल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? हाउ कैन वी कन्वर्ट पार्टिकल्स इनटू मोल? जस्ट अप्लाई योर कॉमन सेंस कि अगर आपसे पूछेंगे कि मेरे पास 2000 पैसा है, देन हाउ मनी रुपीज? 2000 मैंने पैसा बोला, पैसे, 2000 पैसे इक्वल टू हाउ मनी रुपीज? ये तो बहुत सिंपल बात है, यू हैव टू रिप्लाई। मेरे दिमाग में तो ये चल रहा है ना कि 1 रुपीज में 100 पैसे होते हैं, राइट?
तो 2000 पैसे को मैं 100 से डिवाइड करूंगा तो रुपीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। इज इट राइट? जैसे कोई बोलेगा 500 इक्वल टू कितना 1000, तो 500 को 1000 से डिवाइड करेंगे, एग्जैक्टली यही करता है ना। वैसे ही मैंने बोल दिया कि मेरे पास पार्टिकल इतना है, तो इस पार्टिकल में कितना मोल है, तो क्या कीजिएगा, इसको कितना से डिवाइड करेंगे, ऐसे ही तो करेंगे। ऑनलाइन में जो भी बच्चे डाउट पूछते हैं उनका अगर डाउट क्लियर करता हूं तो उनको रिप्लाई करते रहना है। क्या आपने इस बात को समझा? तो यहाँ से तो उसी चीज़ से मैंने यहाँ पे निकालने की कोशिश किया। अब सेकेंड क्वेश्चन में था फाइंड आउट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब पार्टिकल का संख्या मैं पूछ रहा हूँ। तो क्या इसको अप्लाई कर सकते हैं n इक्वल टू एन वाई एन ए, क्योंकि मोल मैंने निकाल लिया है, राइट? मोल मैंने निकाल लिया है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो n इंटू एन ए, एन तो मेरे हाथ में था ना। चलिए थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन तो भाई बहुत बार जेईई मेन और नीट में आया हुआ है इस टाइप का क्वेश्चन, इसलिए जब भी जिनका भी 12 तारीख को एग्जाम है इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन क्या है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इज इट राइट? किसमें? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 100 ग्राम ऑफ CO2। तो यहां देखिए CO2 का 1 मॉलिक्यूल हाथ में लीजिए, करेक्ट? 1 मॉलिक्यूल CO2 में कार्बन का कितना एटम? एक कार्बन का एटम है 1 कार्बन एटम, एग्री ना? प्लस 2 ऑक्सीजन एटम। तो भाई इलेक्ट्रॉन तो एटम के अंदर ही रहेगा ना, ऐसे बात को मानिए। तो 1 कार्बन एटम में कितना इलेक्ट्रॉन? सर 6 इलेक्ट्रॉन। 1 कार्बन एटम में कितना इलेक्ट्रॉन? 6 ना। और 2 ऑक्सीजन एटम मिलाकर कितना इलेक्ट्रॉन? एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, एटॉमिक नंबर 8 है, तो 2 ऑक्सीजन मिलाकर कितना? यस। इसका मतलब है कि क्या यहां से आप मुझे ये बता पाएंगे 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 हैविंग हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? डू इट फास्ट सर, जोड़ दीजिए। यस 22 इलेक्ट्रॉन। तो भाई अगर आपको ये पता हो गया कि एक मॉलिक्यूल में 22 इलेक्ट्रॉन है, तो इतना मॉलिक्यूल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा नहीं निकाल लेंगे। इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले मॉलिक्यूल या एटम निकालेंगे। अगर कंपाउंड का बात करेंगे तो मॉलिक्यूल निकालेंगे, एलिमेंट का बात करेंगे तो एटम निकालेंगे, और सारा मॉलिक्यूल निकल गया तो फिर एक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेंगे। और एक मॉलिक्यूल में कितना इलेक्ट्रॉन है ये बात अगर मुझे पता चल जाए तो क्या सारे मॉलिक्यूल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा नहीं निकाल लेंगे। जस्ट बाय यूनिटरी मेथड एक मॉलिक्यूल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा निकाल पाए। 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 हैविंग हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? 22। तो क्या ऐसे नहीं लिख पाएंगे 1 मॉलिक्यूल हैज 22 इलेक्ट्रॉन, करेक्ट? CO2 का बात कर रहा हूं। तो आपके पास n मॉलिक्यूल्स है, तो n मॉलिक्यूल्स हैविंग हाउ मच? n इंटू 22, करेक्ट है एवरीवन? इसका मतलब है यहां तक समझ में आया? देन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? और n का वैल्यू आप निकाले हुए हैं, करेक्ट ना? हाउ मच? 100/44 इंटू एन ए, ऐसे 22 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया। 23 टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो बनेगा। बहुत सिंपल है ना। एक मॉलिक्यूल में कितना इलेक्ट्रॉन, तो एक मॉलिक्यूल में इतना इलेक्ट्रॉन, तो सारे मॉलिक्यूल्स में कितना इलेक्ट्रॉन। ये सारा मॉलिक्यूल्स कहाँ का था? 100 ग्राम CO2 का था, राइट? ठीक है ना? चलिए यहाँ तक आइए।
ओके एवरीवन, एसी बंद कर दीजिए। लिखा कीजिए भाई, ऐसे थोड़ी होता है कि पहले बताएंगे फिर साथ साथ करना है ना। कैसे स्कूल में क्लास करते हैं, आपको साथ में लिखना पड़ेगा। अदरवाइज तो क्लास बहुत स्लो होगा ना, पहले 10 मिनट लिखूंगा फिर 10 मिनट आप लिखिएगा। जगह थोड़ा एक पैराग्राफ छोड़ दीजिए, आप खुद से भी लिख सकते हैं, मैं लिखवा दूंगा लास्ट में, ठीक है। एक पैराग्राफ छोड़ दीजिए, बट लिखा कीजिएगा, साथ साथ लिखिए, समझिए भी और लिखिए भी। चलिए स्टूडेंट यहाँ देखिए, तो अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सोडियम और सोडियम से अगर 1 इलेक्ट्रॉन आउट हो गया, करेक्ट, तो बन जाएगा सोडियम प्लस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोडियम प्लस? इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन चला गया। यहाँ पे क्या है, सोडियम एटम है, यहाँ पे क्या बोलेगा, सोडियम आयन है, राइट। बट यस, तो इस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, अगर इसके लिए मैं लिख रहा हूँ 23 AMU, ये क्या है, AMU लगाए हुए हैं, मतलब 1 एटम का मास है, क्या है, यस, एटॉमिक मास, मतलब मास ऑफ 1 एटम। तो मेरा क्वेश्चन है कि मास ऑफ Na प्लस कितना रहेगा अगर इसका 23 है तो सबसे पहले ये सोचना है कि इस 23 AMU में आपने किसका मास को जोड़ा है, इलेक्ट्रॉन का मास को लिया था क्या? आप तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लिए थे ना, आपने इलेक्ट्रॉन का मास लिया था। कॉमन सेंस की बात है, जिसको आप मास के लिए काउंट में लिए ही नहीं थे तो उसका जाने और आने से मास पे बहुत फर्क हम लोग के कैलकुलेशन में नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रॉन का मास को अकाउंट में काउंट किए ही नहीं थे। दैट्स वाई सोडियम एटम का मास, सोडियम एटम का मास या सोडियम आयन का मास डिफरेंट लेंगे कैलकुलेशन पर्पस के लिए फिजिकल केमिस्ट्री में, या सेम लेंगे? यस। कोई बोलेगा क्यों, तो बोलना है कि इसको तो मैंने अकाउंट में यहाँ पे ले ही नहीं रहा था इलेक्ट्रॉन का, इसलिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को एटॉमिक मास में हम लोग काउंट में नहीं ले रहे थे, शुरू से ही नहीं ले रहे थे। तो ये चला जाए या आ जाए, इस पर मास पे फर्क नहीं पड़ेगा, यही मुझे समझाना था आपको। सबको ये बात समझ में आ गया? भाई कोई ग्रुप बनाए हैं और उसमें मिस्टर एक्स या मिस्टर वाई को कुछ किसी चीज़ के लिए इंपॉर्टेंस देने, काउंट ही नहीं कर रहे हैं, उनको इग्नोर करके चल रहे हैं, तो बेचारे रहें या चले जाएं, आपके ग्रुप पे क्या फ़र्क पड़ा? 0 बटा सन्नाटा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वैसे ही आपने इलेक्ट्रॉन का काउंट लिया था क्या वहाँ पे 23 के लिए? नहीं लिया था। क्यों नहीं लिया था? कि सर यहाँ पे तो हम लोग शुरू से ही काम करके चल रहे हैं कि मास नंबर, तो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मास ऑफ द एटम? न्यूक्लियॉन्स, मतलब प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास। इलेक्ट्रॉन का मास को हम लोग काउंट में नहीं ले रहे हैं, तो सोडियम को हम लोग ऐसे दिखाते हैं। इसका मतलब 23 क्या था? इट इज़ द मास नंबर। अरे मास नंबर किसका नंबर? प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बदले ही हम लोग वहाँ पे 23 AMU लिख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का वहाँ पे नहीं ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ से एक वन इलेक्ट्रॉन चला भी जाएगा, तो अगर सोडियम एटम का 1 एटम का मास 23 AMU है, तो सोडियम वन ऑफ द सोडियम आयंस का मास भी 23 AMU ही काउंट में लेंगे। इज इट राइट? बहुत छोटा सा बात है, लेकिन मुझे लगता है कि बोलना चाहिए, बताना चाहिए। ठीक है ना एवरीवन? ओके। सिमिलरली क्लोरीन के लिए अगर Cl माइनस लिखते हैं, ये Cl है, इसका 35.5 AMU लिखे, तो Cl माइनस के लिए भी कितना काउंट कीजिएगा? अरे इलेक्ट्रॉन आ भी जाएगा, अभी नहीं सर इलेक्ट्रॉन आया थोड़ा तो ज़्यादा हुआ होगा,
तो थोड़ा ज़्यादा थोड़ा कम रेडियो एक्टिविटी में काउंट करते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स में, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा थोड़ा कम बहुत बड़ा फर्क डाल देता है। न्यूक्लियर फिजिक्स जहाँ पे एटम बम का कॉन्सेप्ट है या जो भी है, जहाँ पे फिजन और फ्यूजन होता है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन को इग्नोर नहीं करेंगे। बट फिजिकल केमिस्ट्री में जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मास को हम लोग काउंट में नहीं लेंगे। तो क्लोरीन 1 क्लोरीन एटम का मास कितना 35.5 mm। 1 क्लोरीन आयन का भी मास कितना लेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पज के लिए 35 पॉइंट, इसको लिखिए। समझ में आ गया? ओके, इसको हटाया जाए। यहां देखिए, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स, ये एक्चुअली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स का ही दूसरा नाम है। जैसे कैसे हम लोग नंबर ऑफ ग्राम एटम बोले थे, राइट? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स का ही दूसरा नाम है नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स। सिमिलरली नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, number of moles of atoms, हो गया ना? अब देखिए, अब यहाँ पे समझिएगा भार्गव, नहीं तो फिर बाद में गड़बड़ हो जाएगा। मास को पार्टिकल में कन्वर्ट करना है। हेडिंग क्या था? मास पार्टिकल कन्वर्सन, करेक्ट? पिछले नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं मोल कॉन्सेप्ट का क्लास असाइनमेंट शेयर करूंगा, और वहाँ तक क्वेश्चन हम लोग साथ में करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो मास पार्टिकल कन्वर्सन बोले तो मास किसका हो सकता है? सर मास एलिमेंट का भी हो सकता है और कंपाउंड का भी हो सकता है, करेक्ट ना? मास किसका हो सकता है? अगर एलिमेंट रहेगा तो पार्टिकल एटम होगा, अगर मास कंपाउंड का रहेगा तो पार्टिकल, बोलिए कंपाउंड मतलब मॉलिक्यूल्स होगा, राइट? और दोनों को ब्रिज का काम कौन करेगा? मोल। तो एलिमेंट रहेगा तो मोल मिलेगा एटम का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम। कंपाउंड रहेगा तो मोल किसका मिलेगा? मॉलिक्यूल्स का। तो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए सर या तो मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करेंगे और नहीं तो एटॉमिक वेट से। अब इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए कि मॉलिक्यूलर वेट से कब डिवाइड करेंगे और एटॉमिक वेट से कब डिवाइड करेंगे। कंपाउंड रहेगा तो मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करेंगे, एलिमेंट रहेगा देन एटम का बात होते रहेगा तो एटॉमिक वेट से डिवाइड करेंगे। इज इट राइट? और अगर मोल पे आ गए, किसका मोल? तो डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, मॉलिक्यूल्स रहेगा तो मॉलिक्यूल्स का मोल, एलिमेंट रहेगा तो एटम्स का मोल, राइट? बोलिए भाई ऑनलाइन के बच्चे। ओके, अब मोल पे आ गए, पार्टिकल पे आना है तो मोल को किससे मल्टीप्लाई करते हैं? Na से, राइट? किसका पार्टिकल मिलेगा? सर सिचुएशन पे डिपेंड करता है। एटम का बात करते रहेंगे तो एटम मिलेगा और मॉलिक्यूल का बात करेंगे तो मॉलिक्यूल्स मिलते रहेगा, राइट? यस। और पार्टिकल से यहाँ आना है, फिर से सेम बात, पार्टिकल से मोल पे आने के लिए किससे डिवाइड करते हैं? Na। और मोल पे आ गया और मास निकालना है उस सैंपल का। पार्टिकल देखे तो मास पूछ सकते हैं, तब किससे मल्टीप्लाई कीजिएगा?
डिपेंड करेगा यार मॉलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई करेंगे या एटॉमिक वेट से। अगर एटम्स का बात, मेरा पार्टिकल एटम है तो एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई करेंगे मास निकालने के लिए। पार्टिकल मेरा मॉलिक्यूल्स है, ऐसे बोल देंगे 2 × 10⁻25 मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब मोल निकला है मॉलिक्यूल्स का, तो मास निकालने के लिए मॉलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई करेंगे। करेक्ट? तो ये है कंक्लूजन। और अगर आपके हाथ में पार्टिकल आ गया तो पार्टिकल क्या हो सकता है? या तो एटम नहीं तो मॉलिक्यूल। तो क्या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या कुछ भी दिस दैट पूछेंगे, नहीं निकल जाएगा? कैसे? एक एटम में अगर एटम रहेगा उसमें इलेक्ट्रॉन पूछेंगे तो एक एटम में इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे और फिर न्यूट्री मेथड। मॉलिक्यूल रहेगा CO2 जैसा, एक मॉलिक्यूल हैविंग इतना इलेक्ट्रॉन तो इतना मॉलिक्यूल हैविंग कितना इलेक्ट्रॉन। से बहुत सिंपल है। ठीक है एवरीवन? तो खास करके 12th पास स्टूडेंट, मैं जानबूझ के क्लास को कम या स्लो लेके चल रहा हूँ क्योंकि 12 तारीख के बाद बहुत सारे बच्चे ज्वाइन करने वाले हैं या जो भी आएंगे। तो आफ्टर 12th मैं बायो के मैम वगैरह सबको बुलाया हूँ, कल या परसों तक उन लोग के साथ मीटिंग कर रहा हूँ कैसे कैसे सिलेबस चलेगा आपके बैच का। बिकॉज आपके बैच का मोटा मोटी 6 या 7th मंथ का टाइम मिलेगा एंड आई हैव टू फिनिश ऑल द टॉपिक ऑफ 2 years क्लास। तो मिनिमम 5 क्लासेज इन 1 day मान के चलिएगा मोटा मोटी, तब जाकर वी हैव टू फिनिश ओके या कंप्लीटेड द सिलेबस। बट बिकॉज क्या बोले, मैथ का क्लास वेडनेसडे से स्टार्ट होगा। ठीक है? और मैथ के लिए भी सेम सिचुएशन, बहुत सारा तरीके से प्लानिंग करना पड़ेगा और तब जाकर, क्योंकि मैथ भी तो बहुत वास्ट है। और देख रहे हैं सितंबर आ गया, इसमें हम लोग का कोई फॉल्ट नहीं है कि सितंबर आ गया। अब एग्ज़ाम ही उल्टा पुल्टा हो गया, एग्ज़ाम का डेट आगे पीछे हो गया, कोरोना का है, तो उसमें तो हम लोग भी आप कुछ कर सकते हैं।